वेलकम। अब हम करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको एनालाइज किया जाता है। जैसे हमने कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, ओके, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन करना। और फिर उसके बाद उसको देखना कहाँ इंक्रीज हुआ है, कहाँ डिक्रीज हुआ है, परफॉर्मेंस कहाँ पे अच्छी हुई है, कहाँ कम हुई है। इस सब को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है डाटा। डाटा किसे बोला जाता है? डाटा हम किसी भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या फिर वो किसी फैक्ट की फॉर्म में हो, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उसको हम डाटा बोलते हैं। जैसे कि हमने 10 स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया, ओके, 10 स्टूडेंट है हमारे पास, 1 से लेके 10 स्टूडेंट। उनके एग्जाम में आउट ऑफ 100 मार्क्स है, जैसे 50, 70, 90, ओके, ये सब मार्क्स आए। किसी के 45, 60, 65, 70, 75, 80, 95, ये सब मार्क्स आ गए। इसको क्या बोला जाएगा? इसको ही डाटा बोलते हैं। और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे ये 50, 70, 60, 70, 65, ये सब ऑब्जर्वेशन बोली जाती है। जैसे कि 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, किसी के मार्क्स 50 है, किसी के 70 है, ये इन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कि यहाँ पर 70 दो बार आया, कितनी बार आया? दो बार आया, ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? दो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर जैसे 50 है, 53 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं? 50। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3। अब 50 क्या था हमारा? हमने पहले डाटा कलेक्ट किया, जो हमारी ये नंबर्स है वो ऑब्जर्वेशन है। अब जो ये ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रही है? अब जैसे 50 मार्क्स है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? 3। ऐसे ही 70, अगर 70 हमारे दो बार आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। ओके। अब हम बात करते हैं टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे कि हमारे पास डाटा है, हमने 10 स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया और उसमें से उनके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए। जैसे कि यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट आउट ऑफ 10 मान के चलते हैं, और हमारे पास 5 स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट के मार्क्स 5 आए, दूसरे के 7 आए, फिर 9, 10 और 8, ये हमारे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब ये जो हमारे मार्क्स है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना, उसी को क्या बोला जाता है? टेबुलेशन या प्रेजेंटेशन। जैसे कि हम इन मार्क्स को अरेंज करके लिख दें, जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका नेम लिख दिया, उसके सामने ये मार्क्स लिख दिए। जैसे यहाँ पे ए है, ओके, ए के मार्क्स कितने हैं? 5, बी के मार्क्स है 7, सी के मार्क्स है 9, और इसको टेबल की फॉर्म में लिखना, इसी को क्या बोला जाता है? टेबुलेशन या फिर प्रेजेंटेशन। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के टाइप क्या क्या है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा होते हैं कि आप जैसे टीचर हो, टीचर ने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेके उनके स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स हैं उन सब के, जैसे कि एक पूरा टेबल बना लिया। फिर जैसे आप रिपोर्ट कार्ड लेके आते हो, आपका जब भी रिजल्ट होता है आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें आपके मार्क्स मिलते हैं आपको। टीचर ने ये सब प्रोसेस की, पहले एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद एग्ज़ाम चेक किए, चेक करने के बाद रिपोर्ट कार्ड बनाया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जिसमें जो पर्सन, जो इंसान है, वो जैसे जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम वो टीचर नहीं ले रहा, ओके, एक दूसरा टीचर है जिसने पहले ही ऑलरेडी एग्ज़ाम को लिया हुआ है, रिपोर्ट बनाई हुई है, ये मार्क्स है, टेबल्स बना रखे। अब जो टीचर है वो क्या करेगा? जस्ट उस रिपोर्ट को स्टडी करेगा, मतलब उस रिपोर्ट में देखेगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके मार्क्स किस सब्जेक्ट में कम है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी डाटा। अब जो टीचर उसको पढ़ रहा है उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा है। जो टीचर जस्ट रिपोर्ट को पढ़ रहा है, रिपोर्ट ऑलरेडी किसी और टीचर ने बना रखी है, वो जस्ट पढ़ रहा है उसको, ओके, उस टीचर ने खुद कोई भी
टेस्ट नहीं लिया, ऑलरेडी पूरा जो रिपोर्ट कार्ड था वो बना हुआ था, जस्ट वो स्टडी कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा सेकेंडरी डाटा। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे मार्क्स लिखे 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, ये अलग अलग ऐसे लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स के 7 मार्क्स हैं। ओके, जब हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हमने जैसे ये टेबल बनाई, अब जैसे ए स्टूडेंट है, एक बी स्टूडेंट है, उन दोनों के मार्क्स कितने हैं, एक के 7 मार्क्स है, दूसरे के भी 7 मार्क्स है, सी डी ई। ओके, ये भी हमने स्टूडेंट्स की ये पूरी टेबल बना ली है मार्क्स की। अब एक स्टूडेंट के मार्क्स है 5, डी वाले के 6 और इसके 8। अब जब हम इसको डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में देखेंगे, अब इनको हम सेपरेटली नहीं लिखेंगे, इसको हम एक ही काउंट करके चलेंगे और इस 7 को क्या मान लेंगे, 2। मतलब दो स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं, 7 आए हैं। जब हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं तब हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे, यहाँ हम जैसे लिखेंगे मार्क्स, ओके, और यहाँ लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स है, 5, 6, 7, 8। अब 5 कितने स्टूडेंट्स के, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 1, 6, 1। ओके, एक ही स्टूडेंट के 6 मार्क्स है। बट 7 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 2 स्टूडेंट्स के। और फिर 8 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 1। ओके, इसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में। मतलब कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अब जैसे ये मार्क्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इस यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखा, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली इन अ लोकेलिटी ऑफ 10 फैमिलीज। 10 फैमिली है हमारे पास, 10 फैमिलीज। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की बात हो रही है कि एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, फिर दूसरी फैमिली है उसके अंदर कितने चिल्ड्रन है, ऐसे 10 फैमिली है और उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ये हमने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसकी हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स का क्या मतलब है, जैसे हमें 1 लिखना है, टैली की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 ऐसे, 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, 3 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, 4 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और 5 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टैली की फॉर्म में भी लिखेंगे, मतलब टैली मार्क्स। टैली मार्क्स हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमने 5 लिखा, इस 5 को हम ऐसे लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक और यहाँ कॉलम बनाएंगे। यहाँ इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज। यहाँ अब ये टेबल क्या बता रही है कि चिल्ड्रन, मतलब कि किस फैमिली में कितने चिल्ड्रन है। अब जैसे चिल्ड्रन हमारे पास 1 भी है, 3 भी है, 5, 4, 2। ओके, सो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 से ज़्यादा नहीं है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे 5 तक ही लिखेंगे। अब यहाँ पर की फैमिलीज, हमारे पास जैसे एक चाइल्ड कितनी फैमिलीज में है वो हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली है और एक ही फैमिली, मतलब दो फैमिलीज में सिर्फ एक ही चाइल्ड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी होगी, 2। यहाँ पे नंबर ऐसे लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ फैमिलीज, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर को ऐसे। अब यहाँ पर 2, मतलब दो बच्चे कितने फैमिलीज में है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 4 फैमिलीज में 2 चिल्ड्रन है। उसके बाद 3 सिर्फ एक ही फैमिली में, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 4 दो फैमिलीज में, इसलिए 2।
और 5 एक ही फैमिली में, इसलिए यहाँ पे 1। अब इसको टैली की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जस्ट 2 की जगह ऐसे यहाँ पे लिख दो, 4 की जगह पे ऐसे लिख दो, फिर 1 की जगह में ऐसे, 2 की जगह में ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे। इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। और ये हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के लिख दी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है। अब जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, जैसे 2 है, 2 यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब कितनी फैमिलीज में 2 चिल्ड्रन है, 4 फैमिलीज में, ओके, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, 4। अब मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मतलब 2 एक हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो ये नंबर है ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब ये 2 कितनी बार रिपीट हुई, ये 4 बार हो रही है यहाँ पे रिपीट, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि इसकी 4 फ्रीक्वेंसी है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। हम अब बात कर रहे हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ क्या होता है, जैसे कि हमारे पास टेबल की फॉर्म में लिखा होता है, हमारे पास जो भी डाटा है उसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको ग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। और बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि बार ग्राफ में जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इसमें हम रेक्टेंगल की फॉर्म में वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे, ये आपको बार ग्राफ ऐसी फॉर्म में मिलेगा, इसको बोला जाता है बार ग्राफ। अब इसको हम देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ रोल नंबर 1, यहाँ लिख दूँ 2, यहाँ लिख दूँ 3, यहाँ लिख दूँ 4, और यहाँ लिख दूँ उनके मार्क्स। जैसे यहाँ पे मैंने 0 से लेके 10 तक मार्क्स लिखे हैं। अब हमें इसको जस्ट देखते ही पता चल गया कि जो रोल नंबर 4 है उसके मार्क्स ज़्यादा है। अब वो क्यों, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये लेंथ इसकी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ क्या है, 1 2 3। अब जैसे ये वाला है, ये जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स यहाँ 2 ही आए, इसके यहाँ पे 3 आए। जो रोल नंबर 4 स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स आए, 10 आए। ओके। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं, ओके, इनकी जो विड्थ है वो हम कितनी भी ले सकते हैं, बट जो विड्थ हम इस वाले रेक्टेंगल की लेंगे वो इस वाले की भी वही विड्थ होगी। ऐसा नहीं हो सकता इसकी हम विड्थ ज़्यादा ले ले, इसकी विड्थ हम कम ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि ये जितने भी रेक्टेंगल्स यहाँ बनते हैं ये सब एक ही लाइन पे हो। जो ये वाली लाइन है यहाँ पे, इसको बेस लाइन बोला जाता है, इसी लाइन के ऊपर हो ये सारे रेक्टेंगल्स। ओके। और जो रेक्टेंगल्स है इनके बीच में स्पेस, ये भी हम कोई भी स्पेस ले सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, बट जितना स्पेस यहाँ होगा इन दोनों के बीच में उतना ही इसके और इसके बीच में होगा। और जो रेक्टेंगल होते हैं उसकी लेंथ जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे ये 10 है, ओके, इसलिए इसकी लेंथ भी हमने 10 तक लिखी। जैसे ये 3 है, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी 2 है, ओके, सो यहाँ जो ये लेंथ है उसको 2 तक ही लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया है। मैंने आपको बार ग्राफ के बारे में बताया, अब हम उस पर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब यहाँ पर हमें टेबल दी हुई है और हमें बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस की नेमिंग करते हैं। मैंने एक एक्सिस यहाँ बना ली और एक एक्सिस यहाँ बना ली, मैंने इन दोनों की नेमिंग करी। अब नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया वेरिएबल एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, जो हमारा एक्स है उसकी वैल्यू वो आ गई इस पे, इस एक्सिस पे, मतलब जो ये वैल्यूज लिखी हुई है ये 1 2 3 4 5, मैं यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा 3, यहाँ लिखूंगा 4, यहाँ लिखूंगा 5। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे इस तरफ, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 3 2 5 1, इसलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास 1 है, 1 के सामने क्या है, 4,
1 के सामने 4 लिखा हुआ है, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, इसलिए हम क्या करेंगे जो 1 पे रेक्टेंगल बनाएंगे। अब जैसे ये हमारा पूरा ये रेक्टेंगल हमने किसी भी एक विड्थ का ले लिया, उतने विड्थ का हमें ये लेना है, उतने विड्थ का यहाँ पे जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे वो। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, इसका मतलब हम क्या करेंगे इस रेक्टेंगल को यहाँ तक ले लेंगे। ओके, ये पूरा हमारा ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसके बाद सेकंड, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल x की क्या है 2 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, इसलिए हम जो ये रेक्टेंगल बनेगा इसको हम जस्ट यहाँ तक ही लेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया और इसको हम यहाँ तक लेंगे। ओके, अब इसके बाद 3 4 5 को भी हम ऐसे करेंगे। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 3 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, इसलिए हम इसको कैसे करेंगे 2 तक, 2 यहाँ पे है, ये हमारा ये यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 4 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 5, 5 सबसे यहाँ पर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बना देंगे। अभी ऐसे यहाँ पे बन गया ये 4 के लिए। अब लास्ट है हमारा 5, 5 के लिए क्या है हमारे पास 1, इसलिए 1 सबसे यहाँ पे है ये। अब ये ऐसे टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमने कैसे बना दिया ग्राफ की फॉर्म में। हमें यहाँ पे जस्ट ये देखना है कि ये 4 है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 4 की है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट है रेक्टेंगल जो है हमारा ये, इसको हम लेंथ बोल रहे हाइट, ये क्या है सबसे ज़्यादा, और इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है इस वाले की, और ये कौन सा है 5, वेरिएबल 5। अब यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी और वैल्यू ऑफ वेरिएबल यहाँ लिखी, तब हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी को लिख दे हम यहाँ और वैल्यू ऑफ वेरिएबल को लिख दे यहाँ। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब नेमिंग भी हम कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रही है 1 2 3 4 5 तक, इसलिए हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ जा रही है 1 5 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी, इसलिए 1 से 1 2 3 4 5। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें ड्रॉ वैसे करना है, हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल से स्टार्ट करना है और हमें फ्रीक्वेंसी को देखना है। अब सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है 1, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब उस वो कितना फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी 4, इसलिए ये कहाँ तक आ जाएगा यहाँ तक आ जाएगा। ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया। फिर अब इसके बाद हम क्या करेंगे 2 के लिए, वेरिएबल 2 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 यहाँ तक है, इसलिए हम इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 3 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 और वो यहाँ है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे इसको 3 वाले को जस्ट यहाँ तक ही बनाएंगे रेक्टेंगल को। फिर उसके बाद हमारा आता है 4, 4 के लिए 5 है फ्रीक्वेंसी, इसलिए 5 यहाँ पे है, यहाँ तक लेके आएंगे हम इसको, ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 5th है, 5th में फ्रीक्वेंसी 1 है, इसलिए जस्ट यहाँ पे 1 यहीं पे है, इसलिए हम इसको यहाँ तक, ये हमने बार ग्राफ बना दिया। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो ली है वो इस तरफ लिख लेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी को इस तरफ लिख लेंगे। बट हम ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने इसलिए आपको दोनों बना के दिखा दिया, बट हम जब भी बनाते हैं फॉलो ज़्यादातर ये वाला ही करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं डबल बार ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बार ग्राफ के बारे में बताया वैसे ही डबल बार ग्राफ होता है। यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर हमें दो डाटा को एक साथ लिखना हो एक ही ग्राफ में तब हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम जैसे कंपेयर करना हो हमें कभी भी, वहाँ पर इस
टाइप के ग्राफ को हम यूज करते हैं। बार ग्राफ बनाते हैं उसमें एक ही डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट यहाँ पर हम दो डाटा को, मतलब दो तरह के डाटा होंगे, उन दोनों को एक ही साथ लिख देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ। मैं आपको डबल बार ग्राफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीवी, हमारे पास दो डिफरेंट मॉडल्स है टीवी के, सेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, उनको फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, दो तरह के टीवी सेट्स हैं, एंड आर गिवन बिलो एज अ डबल बार ग्राफ, और हमें डबल बार ग्राफ दिया हुआ है। डबल बार ग्राफ अब आप समझ गए होंगे देख के ही, जैसे हमने सिंपल एक बार ग्राफ बनाया था। ओके, अब जैसे ये ग्रीन वाला है, ये एक सिंपल बार ग्राफ है, हम अगर नॉर्मली बनाए, और ये जो लाइट ग्रीन वाला है ये भी एक बार ग्राफ है अगर हम नॉर्मली बनाए, बट यहाँ पे जस्ट डिफरेंस क्या आ गया, हमने इनको एक साथ लिख दिया। जैसे जुलाई है, जुलाई में अगर हमारे पास यहाँ पे जो डार्क ग्रीन वाला एक तरह के टीवी के बारे में बता रहा है, और जो लाइट ग्रीन वाला है वो दूसरे तरह के टीवी के बारे में बता रहा है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करने में काफ़ी इजी हो जाएगा, हमें अलग अलग ग्राफ्स को पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें जस्ट एक ही ग्राफ से समझ में आ जाएगा। रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और हमें इस डाटा को पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चंस का। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, टीवी, टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर मंथ। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि हमारे पास दो तरह के टीवी सेट है, उनकी प्रोडक्शन कितनी हुई, और वो भी लैक्स में। इन लैक्स का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे 1 का मतलब है 1 लाख, 2 का मतलब है 2 लाख, 1.5 का मतलब है 1.5 लाख। अब ऐसे यहाँ पे अगर 1000 लिखा होता है, इन 1000 मतलब 1 का मतलब होता है 1000, 2 का मतलब होता है 2000, ऐसे। और यहाँ पे जैसे जुलाई में, अब ये पता क्या चल रहा है कि जुलाई में इतने नंबर ऑफ सेट बने। ओके, अब जैसे डार्क ग्रीन बता रहे कि एक तरह के सेट जो टीवी के है वो कितने बने, और लाइट ग्रीन बता रहे दूसरे तरह के सेट कितने बने। अब जैसे जुलाई में 1 तक है हाइट, हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 1 तक है, इसका मतलब 1 लाख जुलाई में सेट बने, जो डार्क ग्रीन वाले हैं, वो जो टीवी सेट ग्रीन वाला, जो डार्क ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाला सेट 1 लाख बने, 1 लाख बने जुलाई के मंथ में। हमें ये पता चल रहा है यहाँ से। ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के टीवी सेट है, और वो हर महीने कितने प्रोड्यूस हुए वो हमें पता चल रहा है इस ग्राफ से। इन विच मंथ बोथ द मॉडल्स ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड आर इक्वल, ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें ये दोनों सेट इक्वल हो। अब जस्ट हमें क्या देखना है, हाइट देखनी है रेक्टेंगल्स की, ये वाली हाइट और ये वाली अलग अलग है, इसका मतलब इस मंथ में सेम नंबर नहीं थे जो प्रोड्यूस हुए सेट, इसमें भी सेम नहीं थे, बट इसमें सेम थे। और ये कौन सा मंथ है, सितंबर। सो इसका आंसर क्या आ गया, सितंबर मंथ। सितंबर मंथ में हमारे जो दोनों सेट थे वो इक्वल नंबर पे प्रोड्यूस हुए, मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 तक ये गए हुए, इसका मतलब 2 लैक्स, मतलब 2 लाख जो ग्रीन वाला जो सेट है हमारे डार्क ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, और दो वाले सेट वो जो हमें लाइट ग्रीन वाला शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वैसे टोटल 4 लाख प्रोड्यूस हुए हैं दोनों मिलाए तो, बट अगर हम इंडिविजुअली देखें 2 लाख दोनों तरह के हुए हैं। इसका मतलब सितंबर वो मंथ है जिसमें दोनों सेट इक्वल नंबर पर प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मंथ बोथ द मॉडल्स ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड आर मैक्सिमम। इसमें क्या पूछा कि दोनों सेट, जैसे मैं आपको अभी इस वाले मंथ में बता रहा था, इक्वल मतलब 2 लाख जो एक मॉडल था टीवी का वो, और एक दूसरा मॉडल था वो भी 2 लाख, इसका मतलब टोटल कितने हुए थे 4 लाख। ऐसे ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब हुए, जैसे यहाँ पे ये 1 लाख है और ये कितने हैं 0.5, इसका मतलब ओवरऑल दोनों सेट मिला के कितने टीवी प्रोड्यूस हुए हैं 1.5 लाख। ऐसे ही हमें इस वाले में 1.5 और ये 1, इसका मतलब 2.5, 1.5 से 2.5 ज़्यादा, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। अब हम आगे देखते हैं, 2 और 2 क्या होता है 4 लाख, ये क्या था 2.5 लाख, इसलिए हमारा 4 लाख ज़्यादा है इससे। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं, ये कितना है 2 लाख, और ये हमारे पास 2.5, इसका मतलब दोनों को ऐड करो 4.5 लाख। फिर इसके बाद ये 2 लाख और ये 3, 2 और 3 कितना होता है 5,
फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है दिसंबर वाले में 2 लाख और 1.5, इसका मतलब 3.5 लाख। ये दोनों मिलके कब प्रोड्यूस हुए सबसे ज्यादा, कौन से मंथ में, नवंबर में। अब ये दोनों सेट मैक्सिमम कब प्रोड्यूस हुए, मतलब दोनों मिलके, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीवी सेट्स कितने प्रोड्यूस हुए कौन से मंथ में सबसे ज्यादा, नवंबर मंथ में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में, in which month both the models of TV sets produced are minimum and how many are they। अब जो लास्ट वाला ये पार्ट था इसमें हमें नंबर नहीं पूछे थे, बट हमने ये नंबर देख के ही हमने पता लगाया कि किस में ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने नंबर ही पूछ लिया, इसलिए हमें यहाँ पे नंबर भी बताने हैं। अब यहाँ सबसे कम कब हुए, सबसे कम हमने यहाँ देखा था कि यहाँ कितने हुए थे, 1.5 हुए थे, फिर यहाँ पे 2.5, यहाँ 4, यहाँ 4.5, यहाँ 5 और यहाँ पे 3.5। अब इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है, 1.5 वाला। इसका मतलब जो जुलाई है, जुलाई मंथ है, उसमें 1.5 लाख टीवी सेट प्रोड्यूस हुए और वो सबसे कम है इन सब में। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, जुलाई मंथ में। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे पाई ग्राफ और हम बोले पाई चार्ट। यहाँ क्या होता है कि एक सर्कल बना होता है, अब उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कर दिए जाते हैं। जैसे ये एक अलग पार्ट होगा, इसको ऐसे शेड कर दिया, इस वाले को हमने ऐसे शेड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट सबसे बड़ा है और ये वाले पार्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा। अब अगर एक स्टूडेंट है वो मैथ को इतने आवर पढ़ता है दिन में, जैसे 6 आवर का हमारा पूरा स्टडी टाइम है स्टूडेंट का, उसमें से ये वाला पार्ट मैथ के लिए, ये वाला साइंस के लिए और ये वाला हिंदी के लिए, ऐसे लिख लेते हैं। इसका मतलब हमें देख कर क्या पता चल रहा है, स्टूडेंट मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम देता है, साइंस और हिंदी में इक्वल, सेम सेम, बट मैथ से कम। ये है हमारा पाई ग्राफ या फिर पाई चार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होंगे, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट है एक, वो 6 आवर स्टडी करता है। अब ये हमारे पास टोटल आवर हो गए। अब इनमें से अगर हमारे पास गिवन है कि 2 आवर्स पढ़ता है मैथ्स, फिर 2 आवर्स पढ़ता है वो साइंस, और 1 आवर पढ़ता है वो हिंदी, और 1 आवर पढ़ता है वो इंग्लिश, हो गए 6 आवर्स। इसको हमें पाई ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पाई ग्राफ बनाना है इसका। अब वो कैसे बनाएंगे, टोटल जो हमारा सर्कल होता है, यहाँ से अगर हम एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होता है, ये 180 डिग्री एंगल होता है, और इस तरफ भी 180 डिग्री। अब इस पूरे को मिला दे कितना एंगल होगा, 360 डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ कुछ पार्ट्स बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ, ये पूरा 360 था, यहाँ से लेके यहाँ ये कुछ एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ ये एक एंगल है, और ये पूरा एक एंगल है। अब ऐसे ही हम इसको डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वो कैसे करते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 360 डिग्री, और डिवाइड में लिखेंगे टोटल जो हमें अमाउंट दिए, टोटल वो कितने दिए यहाँ पे 6। अब जिस कंपोनेंट की हमें बात करनी है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये एक पूरा सर्कल है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स की। मैथ्स में हमें कितने आवर स्टडी कर रहे हैं, 2। अब जस्ट इसको सोल्व कर दो। अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 6 की टेबल में ये 36 कितने पे आता है, 6 पे। और मैंने ये आपको बताया, ये यहाँ जब 0 होता है हम यहाँ पे एक और 0 लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 आता है, बट हम 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 360 आएगा, तब 360 आता है। इसलिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। इसका मतलब है कि 6 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 360 आता है। अब 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ जस्ट 60 रह गया, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री। अब हम इसको
प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को रख के हम मार्क कर लेंगे कि 120 डिग्री कितना होगा। 90 डिग्री हमें पता है, यहाँ अगर हम यहाँ देखें यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होता है, 120 90 से भी ज़्यादा, इसलिए ये यहाँ मान के चलो। ये हो गया हमारा 120 डिग्री और ये हो गया पूरा मैथ्स। यहाँ से यहाँ हो गया मैथ्स। अब हम इसके बाद बात करते हैं साइंस की। साइंस में भी सेम ही रहेगा क्योंकि वहां भी 2 आवर्स है और यहाँ भी 2 आवर्स, इसलिए ये भी कितना होगा 120। अब ये यहाँ से यहाँ मान लो 90 डिग्री बन रहा है और ये 120, ये हो गया 120। टोटल कितना हो गया ये 240 डिग्री, ये 240 डिग्री हो गया। अब हिंदी के लिए 1 आवर, अब 1 आवर को कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अब 6 से ये वही 60 डिग्री हो जाएगा ऐसे, क्योंकि 6 अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ 60 लिख दिया था ऐसे यहाँ से हम 60 लिख सकते हैं और 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और क्योंकि डिग्री यहाँ है इसलिए 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्या बन जाएगा, ये इतना 60 डिग्री बन गया, ये हमारा बन गया 60 डिग्री। अब जितना हिंदी है उतना ही हम इंग्लिश, इतना ही जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश पढ़ रहे इतनी देर इतने टाइम। जैसे यहाँ पे मैथ और साइंस इक्वल था 120 डिग्री 120 डिग्री, ऐसे ही ये भी 60 डिग्री होगा, इसलिए ये वाला पार्ट हो गया 60 डिग्री। अब हमने क्या बना दिया यहाँ, हमने ये पाई चार्ट बना दिया और इसको देखते ही पता चल रहा है कि स्टूडेंट मैथ और साइंस को इक्वल टाइम दे रहा है और इंग्लिश और हिंदी को इक्वल टाइम दे रहा है, ये पता चल रहा है। और मैथ और साइंस से कम टाइम दे रहा है हिंदी और इंग्लिश को। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ। और इसको कैसे बनाया, जो इसका फॉर्मूला वो क्या है कि टोटल जो हमारी अमाउंट होगी, मतलब जैसे यहाँ पे 6 आवर थी, अब कोई भी और डाटा होगा उसकी भी कोई ना कोई टोटल अमाउंट होगी, उसको यहाँ नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में। जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ 2 मैथ्स की बात कर रहे थे इसलिए 2 आवर, साइंस की बात कर रहे हैं 2 आवर, हिंदी की बात कर रहे हैं 1 आवर, इंग्लिश की बात कर रहे हैं 1 आवर, उसको हम लिखेंगे यहाँ न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई सबको करना है 360 डिग्री से। हमारे यहाँ पे एंगल आ जाएगा और उस एंगल को प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमें ड्रॉ करना है। और फिर हम क्या करेंगे, जस्ट ये शेड कर देंगे इस पार्ट को, जिसका जितना पार्ट होगा उसको शेड कर देंगे और हमारा जो पाई चार्ट है फिर पाई ग्राफ है वो आ जाएगा। प्रोट्रैक्टर से कैसे हम एंगल को मार्क करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये स्केल से एक लाइन बना लो, ये एक लाइन बन गई। अब प्रोट्रैक्टर कैसे होता है, प्रोट्रैक्टर होता है ऐसी शेप का, ओके, इसको डी भी बोला जाता है। यहाँ पे एंगल्स लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल लिखा होता है, यहाँ पे ये 0 से लेके यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे जैसे 45 लिखा मिल जाएगा आपको। जहाँ पे जो एंगल मिलता है लिखा, यहाँ आपने ये लाइन बना ली, पेंसिल से रफ लाइन बना लो इस वाले इसमें, और फिर क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ जितना भी एंगल हमें लेना है उस तरफ यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये पूरा क्या हो गया 45 डिग्री बना रहा है ये वाला। और क्योंकि यहाँ पे हमें इसको शेड करना होता है इसलिए हम इसको शेड कर देते हैं। यहाँ हमने एक लाइन बनाई थी, फिर हमने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखा, यहाँ पे हमने देखा कि 60 डिग्री बना रहे हैं इसलिए यहाँ से लेके आए 60 डिग्री मार्क कर दिया और फिर उसको शेड कर दो। आई होप आपको ये समझ आ गया है। मैंने आपको पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ के बारे में बताया था, अब हम उसका एग्जांपल कर रहे हैं। अ पर्सन स्पेंड्स हिज टाइम एवरी डे एज शोन बिलो। एक इंसान है वो क्या करता है कि अपना पूरा टाइम 24 आवर्स हमें पता है टोटल होते हैं डे में, वो कैसे कैसे बिताता है, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करता है वो गिवन है। और इसको हमें पाई चार्ट की फॉर्म में लिखना है, मतलब पाई चार्ट बनाना है इसका। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी क्या क्या है, स्टडी, गेम्स, योगा एंड डांस, स्लीपिंग, मिसलेनियस, ये सब गिवन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टोटल आवर्स कितने होंगे, टोटल आवर 24 आवर्स होंगे। यहाँ दिए नहीं हुए बट हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक डे में 24 आवर्स होते हैं। अब यहाँ पर 3 आवर वो स्टडी को दे रहा है, 7 आवर गेम्स को, योगा एंड डांस को 2 आवर्स, स्लीपिंग को 9 आवर्स, मिसलेनियस 3 आवर्स। इसको अब हमें
पाई ग्राफ की फॉर्म में लिखना, मतलब पाई चार्ट बनाना है इसका। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, मल्टीप्लाई करना हमने 360 डिग्री से, टोटल जो होगा उसको नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में, टोटल क्या है यहाँ पे 24 आवर्स, 24 नीचे लिख दिया। अब हम जिस कंपोनेंट की बात करेंगे वो आवर्स यहाँ लिखे जाएंगे, वो वैल्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी की। स्टडी कितने देर कर रहा है वो, 3 आवर्स, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 8 पे, इसलिए यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और यहाँ पे 360 को 2 से करेंगे तब क्या आता है 180। अब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और ये 90, और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ पे 90 को रहेंगे 45। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 45 डिग्री। हमने जो ये कैलकुलेशन की, इसको जब हम जो ये सोल्व कर रहे हैं इसको, ये कितना आया 45 डिग्री। इसका मतलब जो इसका एंगल बना वो कितना बना हमारे पास 45 डिग्री। फिर अब हम नेक्स्ट का निकालते हैं, नेक्स्ट में क्या है, और हम साथ क्या इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्कल। 45 डिग्री कितना होता है, यहाँ अगर मैं 0 से यहाँ लेके चलता हूँ 45 इतना होता है, ये हमारा बन गया ये वाला पार्ट, और ये क्या है स्टडी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं गेम्स। गेम्स में वो कितना टाइम लगाता है 7, और फिर यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ओके, ये आपको, जैसे यहाँ तो हमने पहले 3 से यहाँ इसको सोल्व किया, हम यहाँ पे 24 को और 360 को कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसको जस्ट हमें 7 2 9 इनसे ही मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यहाँ मैंने आपको इसको 3 से इस वे में सोल्व करके दिखाया है। अब मैं आपको दूसरे वे में सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अलग अलग वे में। अब वो कैसे, 24 12 की टेबल में कितने पे आता है 2 पे, और 36 कितने पे आता है 3 पे, और ये यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ये क्यों किया, क्योंकि 12 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 360 आता है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे 15, और ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो ये वाला पार्ट हमारा बनता है 360 डिवाइड बाय 24, ये वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप ये वाला सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो, ये सोल्व करो। हमने इसको एक बार सोल्व कर लिया, फिर उसके बाद जस्ट हमें इन सब से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग। अब इसको सोल्व किया, क्या आ गया हमारा 15, ये हमारा 15 आ गया। इसका मतलब हमें 7 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है 105। वो क्या आता है 105, इसलिए हमारा एंगल कितना बन गया 105 डिग्री। अब हम ऐसे क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि ये वाला पार्ट सोल्व कर लिया, 360 डिवाइड बाय 24 जब होगा क्या होगा वो 15, इसलिए अब हम क्या करेंगे अगले में, जब हम अगला वो करते हैं योगा एंड डांस वाला, उसमें अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या है, सबसे पहले 24 जो टोटल वैल्यू है वो 360 से हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना है, और यहाँ 2 क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब हमें ये पता है इसको और इसको हम सोल्व कर चुके हैं, और इस पूरे को जब मतलब 360 को हम 24 से डिवाइड करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाई 24। यहाँ की बजाय इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये हम लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम लिख सकते हैं। यहाँ अगर प्लस का साइन होता, माइनस का साइन होता बीच में, तब हम नहीं लिख सकते थे, बट यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 15, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी। अब जस्ट हमें 15 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, इसका मतलब क्या आ गया 30, सिंपल। 105 डिग्री ये यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जब आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करोगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा ये। अब ये वाला पार्ट हो गया गेम्स के लिए। अब हमें 30 डिग्री हमने किसके लिए किया, 30 डिग्री योगा एंड डांस के लिए। अब वो
ये मान लो यहाँ पे इतना 30 डिग्री यहाँ तक मानोगे, ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद क्या है, स्लीपिंग। स्लीपिंग है 9। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया, अगर हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं तब तो हमें कैसे शो करना है, 9 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। बट हमें पता है इसको और इसको सोल्व हम यहाँ कर चुके हैं, 15 डिग्री आता है, इसलिए 9 को जस्ट हम सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है, 135 डिग्री आ जाएगा। और 135 डिग्री हम यहाँ से लेके चले, ये हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ, और ये यहाँ हो जाएगा 135 डिग्री। ये वाला हो गया 135 डिग्री। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, मिसलेनियस। मिसलेनियस क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब इसकी जितनी वैल्यू आई थी वही वैल्यू इसकी आएगी सेम। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये 3 वाले की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, 45 डिग्री। ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमने पाई ग्राफ बना दिया, पाई चार्ट बना दिया। अब पाई चार्ट क्या है, यही है, सर्कल में हमने ये अलग अलग पार्ट बता दिए। अब यहाँ पे हमने इस पर्सन का 24 आवर्स का जो रूटीन है वो ग्राफ में बता दिया कि वो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगाता है, स्लीपिंग, सोने में, फिर उससे कम गेमिंग में, गेम खेलने में, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला, ये कितना था हमारा 45 डिग्री, और वो क्या था, स्टडी और मिसलेनियस, ये दोनों ही 45 डिग्री है। सबसे कम टाइम किस में है, योगा एंड डांस में। इसी को क्या बोला जाता है, पाई ग्राफ। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हों। कैसे, जैसे हमारे पास एक पॉइंट हो एक्स, एक पॉइंट हो वाई, तब हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है यहाँ पे, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमें x की वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे हमें y की वैल्यूज दी हुई है। x की वैल्यू यहाँ पे जैसे 1 2 3 ऐसे है, और y की वैल्यू 1 2 ऐसे है। ये दो अलग अलग लाइन्स है हमारे पास। अब जैसे हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू है 1, तब हम उसको कैसे शो करेंगे, हम उसको यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू यहाँ कहाँ आ रही है 1, यहीं आएगी, इसके सामने ये पॉइंट और इसके सामने ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे 1,1, ये एक पॉइंट बन गया। अब ऐसे हमारे पास अगर पॉइंट है 2,2, 2 इसके सामने ये वाला पॉइंट है और इसके सामने ये पॉइंट है, ये हो गया हमारा 2,2 पॉइंट। फिर उसके बाद अगर हमारे पास ऐसे ही है 3,2, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ये 3 है, और y की वैल्यू क्या है 2, इसलिए ये यहाँ तक जाएगी। x की वैल्यू का 3 होने का क्या मतलब है कि यहाँ से ये हमारा होता है ओरिजिन भी बोलते हैं इसको। यहाँ जैसे हमारा पॉइंट है 0,0, मतलब ये भी यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है और ये वाली लाइन भी 0 से। x का मतलब है कि 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब जैसे 1 है हम यहाँ तक ही लेंगे, 2 है यहाँ तक लेंगे, 3 है यहाँ तक लेंगे, जो कि हमने यहाँ लिया। ऐसे ही यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, y जब 1 है हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ जैसे हम यहाँ गए, 2 जब तक है यहाँ, जैसे यहाँ भी 2 है इसलिए यहाँ, और यहाँ भी 2 है इसलिए यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया हमारा 3,2। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको क्या बोल देंगे, लाइन ग्राफ। अब ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जस्ट ये वाले डॉट और ये वाले डॉट, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको बोला जाएगा पूरे को लाइन ग्राफ। आई होप आपको ये समझ आ गया है। मैंने आपको लाइन ग्राफ के बारे में बताया, अब हम इसका एग्जांपल करेंगे। और जो आपकी बुक है, पियर्सन बुक है, उसमें इससे आपको सिमिलर क्वेश्चन ही मिलेंगे। ओके, यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ आप वैसे ही बुक वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व करना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे हिंट बता रहा हूँ, जैसे जो मेथड से स्टेप्स बता रहा हूँ, वैसे ही वही स्टेप आप उन क्वेश्चंस में फॉलो करना, तब आपको वो क्वेश्चंस भी इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब हम यह एग्जांपल करते हैं।
Draw a line graph to represent the runs made by different batsmen in a match whose details are given in the following table। ये हमें एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर जो बैट्समैन है उनके अलग अलग रन्स दिए हुए कि उन्होंने क्या क्या रन्स स्कोर किए। जैसे प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, प्लेयर 4 है, प्लेयर 5 है, प्लेयर 6, प्लेयर 7, इनके रन्स दिए हुए हैं यहाँ पर। इसको हमें लाइन ग्राफ की फॉर्म में बनाना है, मतलब लाइन ग्राफ बनाना है। सबसे पहले लाइन ग्राफ में भी हम क्या करेंगे, जैसे बार ग्राफ में हम एक्सिस बनाते हैं ऐसे, ये यहाँ भी हमने ये ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लेयर्स के नेम लिखेंगे, मतलब प्लेयर, जो ये एक्सिस है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेयर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो रन्स है वो। आप यहाँ पे जो प्लेयर दिए हुए है इसको यहाँ लिखोगे इस एक्सिस पर, और जो रन्स है उसको इस एक्सिस पे। सबसे पहले प्लेयर 1 P1, उसके रन्स कितने हैं 50। अब पहले हम ये देखेंगे कि प्लेयर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए हम यहाँ पे 7 नंबर्स को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 हो गए, यहाँ पे 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5, P6, P7। मैंने आपको जैसे X और Y का बताया था। अब ये P1 P2 P, ये क्या है, ये X की जगह ये अलग अलग नाम दे दिए, और ऐसे यहाँ पे Y की जगह यहाँ पे नंबर्स दे दिए। अब ये नंबर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये 20 से लेके 55 तक जा रहे हैं, और इनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। इन नंबर्स को हम ऐसे लिख नहीं सकते लाइन वाइज की, जैसे 1 2 3, इसलिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में 5 का गैप कर लेंगे, और यहाँ पे अलग से शो कर देंगे कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 रन्स के। अब हम यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55, ये ऐसे हमने यहाँ पे इनको मार्क कर दिया। अब P1 के कितने रन्स हैं, उसके आगे हम एक पॉइंट लगा लेंगे। P1 उसके कितने रन है 50, इसलिए यहाँ से यहाँ जाके यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये एक पॉइंट बन गया। यहाँ पे ये P1 का और 50 रन है। उसके बाद P2 के कितने हैं 35, P2 ये रहा, और 35 का है यहाँ, इसलिए यहाँ पे ये हमारा ये सेकंड इसके लिए हो गया। फिर उसके बाद P3 के लिए 20 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 20 यहाँ पे और P3 यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद P4 के लिए 30, P4 ये रहा, और 30 हमारा यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद P5 के लिए 40, P5 यहाँ है, ये 40 हमारा हो जाएगा यहाँ इसके आसपास। और फिर उसके बाद P6 के लिए 55, सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाले जो है रन्स, और P7 45, P7 ये रहा, और 45 यहाँ है। ये अब हमने पॉइंट मार्क कर लिए, P1 के इतने रन्स थे, P2 के इतने रन्स थे, ये हमने पॉइंट कर लिया। अब इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये हमारा क्या बन गया, लाइन ग्राफ बन गया। हमें टेबल गिवन थी और हमें लाइन ग्राफ पता चल गया। अब लाइन ग्राफ को हमें देखते पता चल रहा है कि किस प्लेयर के सबसे ज़्यादा रन थे। सबसे ज़्यादा रन कितने हैं 55, और वो कौन सा प्लेयर है P6, और सबसे कम किसके है P3, उसके कितने हैं 20 रन्स। यहाँ से हमें ये डायरेक्ट पता चल रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। हमने पहले लाइन ग्राफ डिस्कस किया, फिर उसका एग्जाम्पल किया, अब हम एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं। The line graph given below shows the production of a particular model of a bike produced in different months। हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है, किसकी, बाइक्स की। जो उनके मॉडल है उसके ऊपर हमें कोई डिस्कशन नहीं करनी, मॉडल का हमें यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, जस्ट हमें क्या देखना है, प्रोडक्शन और मंथ्स। ओके, किस मंथ में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। रीड द लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ गिवन है हमें, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हमें इनका आंसर करना है। इन विच मंथ इज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, कौन से मंथ में प्रोडक्शन मैक्सिमम है।
अब यहाँ पर हमें मंथ्स गिवन है और यहाँ पर प्रोडक्शन गिवन है। प्रोडक्शन किस में है? लैक्स में। लैक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, लैख का मतलब होगा कि अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 लाख। अब यहाँ पे जैसे 0.2 लिखा हुआ है इसका मतलब 20,000। क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, 2 का मतलब होता है 2 लाख। यहाँ क्या है 0.2, इसका मतलब 20,000। 0.5 अगर लिखा हो तो क्या होता है 50,000। 0.8 लिखा हुआ है इसका मतलब 80,000। ऐसे 1.2 लिखा हुआ है इसका मतलब 1,20,000। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट दिख रहा है। अब ये किसके सामने है? यहाँ पे देखोगे अक्टूबर, ये है 1.4 और 1.6 के बीच में। सबसे ज़्यादा इन्होंने मंथ पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस मंथ में है, वैल्यू भी नहीं पूछी हुई, इसलिए जस्ट हमें मंथ का नाम लिखना है, वो क्या है? अक्टूबर। इसका आंसर हो गया अक्टूबर। इन विच मंथ इज द प्रोडक्शन लिस्ट? प्रोडक्शन सबसे कम किस में है? यहाँ पे ये वाला सबसे कम है, ये भी इसके पास है बट ये इससे भी नीचे है, इसलिए ये मंथ कौन सा है? अगस्त। हमारा आंसर है अगस्त। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो सी पार्ट है, वो क्या है? इन विच 2 सक्सेसिव मंथ्स हैज द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड? मतलब कि सक्सेसिव मंथ्स में, जो लगातार मंथ्स है, उनमें किन 2 में इंक्रीज हुई है? अब जैसे यहाँ पे ये मंथ और ये मंथ है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुई, बट 2 मंथ्स में पूछ रहा है ये। जैसे यहाँ और यहाँ इस मंथ में इंक्रीज हुआ बट ये फिर डिक्रीज हो गया। बट जब हम यहाँ बात करें, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ फिर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 2 ऐसे कौन से मंथ है जब इंक्रीज हुआ सक्सेसिव, मतलब लगातार मंथ? सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर ऐसे मंथ थे जिनमें सक्सेसिव मतलब लगातार इंक्रीज होता गया, मतलब अगस्त से सितंबर इंक्रीज हुआ, सितंबर से अक्टूबर में भी इंक्रीज हुआ। ये क्या कौन कौन सा मंथ है? अगस्त से सितंबर, से सितंबर से अक्टूबर, इसका मतलब सितंबर और अक्टूबर में इंक्रीज हुआ लगातार। फिर उसके बाद अब ये इंक्रीज था, अब यहाँ से यहाँ ये इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से डिक्रीज हो गया। अब वो कैसे पता चल रहा है? इसके सामने क्या है? ये वैल्यूज लिखी हुई है। अब जो वैल्यू ऊपर होगी, जो पॉइंट ऊपर होगा, इसका मतलब वो वैल्यू ज्यादा है उस मंथ में। जिसकी कम होगी ये पॉइंट मतलब नीचे होगा, कंपैरिजन करें। अब जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नीचे है, इसका मतलब इसकी जो प्रोडक्शन इस मंथ में जो प्रोडक्शन हुई थी वो कम हुई थी। फिर उसके बाद अब इस वाले पार्ट में क्या पूछा? डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज क्या हुआ, मतलब 2 मंथ है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ था इन दोनों में, फिर डिक्रीज कहाँ हो रहा है? अब यहाँ ये इंक्रीज हुआ था, फिर यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ डिक्रीज, फिर यहाँ से लेके यहाँ फिर डिक्रीज। इसका मतलब ये वाला मंथ कौन सा है? यहाँ पे नवंबर और यहाँ पे दिसंबर। इसका मतलब नवंबर और दिसंबर ऐसे मंथ है जिनमें लगातार डिक्रीज हुआ है, जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ। जैसे अब जो अक्टूबर था उससे कम नवंबर में हुआ, नवंबर से कम दिसंबर में हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे कि सक्सेसिव डिक्रीज हुआ, 2 मंथ्स में लगातार डिक्रीज हुआ है। और वो कौन सा मंथ है? नवंबर एंड दिसंबर। ये मैंने आपको चारों पार्ट बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन फॉर रो डाटा। रो डाटा का अरिथमेटिक मीन। रो डाटा होता है हमारा, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो, उसका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि हमें बहुत सारी जैसे वैल्यूज होती है, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि उन सब के जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होगी, मतलब जो सबको रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, वो वाली वैल्यू, जैसे कि मेरे पास है 5, 10, 20। ओके, फिर उसके बाद फिर से 5। अब मैं क्या करूंगा? इन सब का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। अब ये वैल्यू 5 है, ये 10 है, 20 है, कुछ वैल्यू ज़्यादा है, कुछ वैल्यू कम है। अरिथमेटिक मीन लेने से क्या होगा कि हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो इन सबके बीच में होगी। ओके, अब वो कैसे? जैसे यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 10 प्लस 20 और फिर प्लस 5। अब ये कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4, इसलिए हम डिवाइड किससे करवाएंगे? 4 से। अब इनको ऐड करो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40। 40 को 4 से डिवाइड करवाना है। 4 की टेबल में 40 10 पे आते हैं, इसलिए ये हमारा क्या आ गया आंसर? 10। जो भी वैल्यू आएगी, जितने हमारे पास नंबर है उनको नीचे लिखना है,
और जो भी वैल्यू हमारी इन सबको ऐड करने के बाद आएगी वो ऊपर आएगी, और उस वैल्यू को हमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है उससे डिवाइड करवाना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं या फिर मीन भी बोलते हैं। और इसका साइन क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर ऐसे एक जैसे x लिखा या फिर जैसे y लिखा उसके ऊपर ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। ओके, इसको बार बोला जाता है। ओके, सो या क्या रिप्रेजेंट करेगा, अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मैंने आपको अरिथमेटिक मीन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स। मीन और अरिथमेटिक मीन मैंने आपको बताया था एक ही होता है। मीन ऑफ फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स, कौन से नंबर, प्राइम नंबर्स। यहाँ पे जस्ट नंबर की बात नहीं हो रही, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 नहीं है, हमें ऐसे नहीं लेने, हमें पहले 11 प्राइम नंबर्स लेने हैं। सो हमारे प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ओके, ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वन वन प्राइम नंबर नहीं है, कभी आप वन को भी इंक्लूड करो। अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर देखो हम देखें एक डेफिनेशन की वन खुद से भी डिवाइड होता है और वन वन से भी डिवाइड होता है, तब तो ये प्राइम नंबर है। बट जो दूसरी डेफिनेशन मानी जाती है उसमें क्या है कि प्राइम नंबर वो होगा जो दो नंबर से डिवाइड हो। इसलिए जो वन है वो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब वन से ही हो सकता है, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि टू है हमारे पास, टू टू से भी डिवाइड हो सकता है और वन से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब दो नंबरों से। जैसे 13 है वो भी दो नंबरों से डिवाइड हो सकता है, 7 वो भी, 7 खुद से हो सकता है और वन से भी। इसलिए वन को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। ओके, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वन को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू से। और क्योंकि हमें 11 प्राइम नंबर्स देखने थे तो टू से लेके 31 कितना हो गया हमारे पास, 11 प्राइम नंबर्स हो गए। अब हमें इनका मीन निकालना है। अब जब हम मीन निकाल रहे हैं, मीन निकालते वक्त हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर दो। 2 + 3 + 5 + 7 +11 +13 +17 +19 +23 +29 +31, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड करवा दो जितने ये नंबर है। अब कितने ये नंबर, ये हमें गिवन ही है 11, इसलिए हमें ये काउंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है कि 11 नंबर लेने हैं हमें। अब इन सबका ऐड करो, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 18, 28। ओके, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 28 प्लस 13 + 17 30 और ये 49, और फिर 23 और 29 हो जाएगा 40 और ये 52 और प्लस 31 और डिवाइड बाई 11 है ही। अब इन सबको कर देते हैं, 28 और 52 हो जाएगा हमारा 80 और 80 प्लस 49 और 31 कितना हो जाएगा हमारे पास 80। ओके, और डिवाइड बाई 11, 80 + 80 कितना होता है 160। 160 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब 11 से 160 को डिवाइड करते हैं, 11 की टेबल में हम कितने पे करें, 1 पे करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 0, और फिर ये 4 पे करते हैं 44, फिर 6 और फिर यहाँ पे डेसिमल, ये 5, फिर ऐसे ये 5, ये मतलब ये ऐसे चलता रहेगा। सो हमारा मीन कितना आ गया 14.5। सो इसका जो हमें मीन निकालना था, अरिथमेटिक मीन निकालना था, वो हमारा कितना आ गया 14.5। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इफ द मीन ऑफ द डाटा, ये हमें डाटा दिया हुआ है इज y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमें ये डाटा दिया हुआ है, गिवन है 17 14 18 9 y 16 15 12 11, ये सब हमारे पास वैल्यूज अलग अलग। उन सब का मीन क्या है y।
ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और हमें y की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब सबसे पहले हमें मीन या फिर अरिथमेटिक मीन का पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो जितनी भी वैल्यूज हमें दी हुई है, ओके, उन सबको ऊपर लिख दो और उनको ऐड कर दो, और जितनी वो वैल्यूज, जैसे 5 वैल्यू है, 10 है, 9, कितनी है ये नंबर में, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। ओके, सो डिवाइड में यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो मीन का क्या फॉर्मूला है, इन सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय जितनी ये है नंबर ऑफ वैल्यूज, ये कितनी है नंबर ऑफ वैल्यूज 9, और इनको ऐड करो 17 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 9 प्लस वाई प्लस 16 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 11, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब पहले इन सबको ऐड करते हैं। 17 प्लस 14 होता है 31, 18 प्लस 9 होता है 27, वाई को ऐसा कैसा रहने दो। 16 प्लस 15 होता है 31, प्लस 12 प्लस 11 होता है 23, डिवाइड में 9 ही रहेगा। अब मीन, मीन यहाँ पर कितना है, मीन यहाँ पर y है, इसलिए हम मीन की जगह क्या लिख देंगे, y। ओके, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 31 प्लस 27 क्या होता है, 31 प्लस 27 होता है 58, प्लस वाई ऐसा कैसा, 31 प्लस 23 कितना होता है 54। ओके, अब डिवाइड में 9 ऐसा कैसा, y इज इक्वल टू डिवाइड में 9 ऐसा कैसा, चलने दो, 58 और 54 को ऐड करो, सो ये कितना होता है 112 प्लस y, ये ऐसा का ऐसा। अब ये क्या बन गई, ये एक हमारी इक्वेशन आ गई। ओके, ये एक इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 112 प्लस वाई डिवाइड बाय 9। अब क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है 9, इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। अब यहाँ डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जब आएगा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता ही चुका। सो 9 को वहां भेजेंगे, सो यहाँ पे डिवाइड में, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये बन गया 9y, और 112 ऐसा का ऐसा प्लस y। अब ये जो y है, इस y को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सो जब ये इस तरफ आएगा 9y, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, अब यहाँ प्लस में है, डायरेक्ट इस तरफ आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमें पता है। या फिर हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि होता कैसे है कि दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दो y को। सो 9y माइनस वाई इज इक्वल टू 112 प्लस वाई माइनस वाई। अब ये प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल। अब और यहाँ पे 9y में से एक y सब्ट्रैक्ट करेंगे 8y, 8y इज इक्वल टू 112। अब हमें पता है कि जो अननोन होता है हमें वो निकालना है, उसके साथ में जो भी वैल्यू होती है हम उसको, जो भी नंबर है या कोई भी है, उन सबको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, जो उसके दूसरी साइड होती है। मतलब अभी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सो 8 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में। सो y इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 8। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। सो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 112 को करके देखो, 112 को, सो 8 की टेबल में 1 8, और फिर यहाँ पे 3 2 32 4 पे। ओके, सो यहाँ पे 32, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, सो इसका मतलब ये क्या आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। ओके, y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, और y ही क्या है, हमारा मीन। इन सब का मीन क्या आ गया, हमारे पास 14 आ गया। ओके, यही हमें निकालना था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देयर आर 6 ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा। हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है, जैसे 1 2 5 10 20, ये जैसे पहले वाले एग्जांपल्स में 9 नंबर्स थे ऐसे। सो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस है। ओके, एंड देयर मीन इज 10, और उन सबका मीन कितना है 10। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर 3 से हम उन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसमें 2 5 6 8 5 3, ये हमारी 6 ऑब्जर्वेशंस हो गई। ओके, इन सब का मीन क्या है हमारे पास, ये जैसे कि हमारे पास कोई भी 6 ऑब्जर्वेशंस है, ये मैंने जस्ट मेरे पास से समझाने के लिए लिया है।
ओके, हमें नहीं पता ये 6 ऑब्जर्वेशंस क्या है। 6 ऑब्जर्वेशंस जब हम ले रहे हैं उसका मीन ये 10 है। सो इन सब का हम एक बार के लिए मीन मान लेते हैं कि क्या है, 10 है। उसके बाद हमने क्या किया कि इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब कि जो 2 था वो क्या बन गया 6, 5 बन गया 15, 6 बन गया 18, 8 बन गया 24, 5 बन गया 15 और 3 बन गया 9। ओके, सो अब जो नए ऑब्जर्वेशंस जो हमारी बनी वो ये बन गए। अब हमें इनका मीन निकालना है, ये ऐसे क्वेश्चन है। ओके, सो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, ये ऐसा नहीं है, ये हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि ऑब्जर्वेशंस क्या है। ओके, देयर आर 6 ऑब्जर्वेशन, हमें जस्ट उनका नंबर पता है कि 6 ऑब्जर्वेशन है। अब नंबर से हमें क्या मिलेगा, हमें मीन का फॉर्मूला पता है कि मीन क्या होता है। सो जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम मान लेते हैं कि वो क्या है, x1, x2, x3, x4, x5 और x6 है। ओके, ये एक्स वाई जेड हमें पता ही है, हम कब यूज करते हैं कि इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है क्या है। सो हमने एक की वैल्यू x1 मान ली, एक की x2 मान ली, एक की x3 मान ली, ऐसे। अब ये सब डिवाइड, क्योंकि ये 6 है इसलिए इसका हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। जैसे पहले एक एग्जांपल था उसमें हमने 9 ली थी क्योंकि वहां पे 9 दी हुई थी, यहाँ पे 6 दी हुई है इसलिए 6। यहाँ हमें ये नहीं पता कि वो ऑब्जर्वेशंस है क्या, बट हमें पता है वो कितनी है, इसलिए हमने यहाँ 6 लिख दिया। इसका मीन बट हमें पता है वो कितना है, 10, इसलिए मीन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 10। इसलिए ये आ गया ऐसे x1 प्लस, इसको ये बार बार लिखना की जरूरत नहीं है, पूरा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस x6 तक, ठीक है, और डिवाइड बाय 6। अब ये 6 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, इसलिए हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। ओके, सो ये हो गया 60, 10 से 6 को मल्टीप्लाई करें 60, और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, अब जो अननोन है उसको हम इस तरफ ले लेते हैं और जो नोन है उसको इस तरफ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम ऐसे देख सकते हैं x6 तक, और ये कितना है 60। अब यहाँ पे हमें ये एक वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू का हम क्या यूज करेंगे हम वो देखते हैं। जब हमने इन सब नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस नंबर को भी, इसको 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 इन सबको, तो ये कैसे बन गया, ये हमारा ऐसे बनेगा। जो नया मीन लेना होगा वो कैसे बन जाएगा, जो ये टर्म्स है वो सब क्या हो जाएगी, जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे x1 है उसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, x2 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे। सो ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6, जितने भी, जैसे वहां पे क्या था 5 था पहले, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन गया था 15। ये वही है, x1 की अगर हमें वैल्यू पता होती तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे क्योंकि हमें x1 की वैल्यू नहीं पता इसलिए हमने इसको ऐसे शो कर दिया कि x1 जो भी हमारी वैल्यू है उसके साथ हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही x2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है और इन सबको ऐसे ऐड करना है क्योंकि हमें मीन निकालना है। अब नीचे वाली वैल्यू हमें पता ही है वो 6 पहले थी, अब भी 6 ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई इंक्रीज होगी वैल्यू, वो 6 की 6 ही रहेगी। ओके, अब मीन निकालना है हमें, यहाँ मीन नहीं दिया हुआ बट हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 2, ओके, कोई वैल्यू है हमारे पास 4, कोई वैल्यू है 6। अब हमें पता है 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ये क्या है 6। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसलिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, ओके, ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया। सो वो कॉमन लेते तब कैसे दिखाते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और डिवाइड बाय 6, ऐसा कैसा, और ये मीन है। ओके, ये सब ऐसे लिखा जाता है। अब ये 3 यहाँ पे, 3 की टेबल में 3 1 और ये 2 पे, ये हम कर सकते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो भी हमारी वैल्यू है इसका हमें पता है, इस पूरी वैल्यू की, जो ये पूरी जो हमारे पास ऐड होने के बाद वैल्यू आ रही है उसकी क्या वैल्यू है हमें पता है, क्या है, ये वाली जो यहाँ आई है, ये भी वही है ना, ये सब इन सब का ऐड हमें क्या मिला 60।
इस पूरे की जगह पे हम 60 लिख सकते हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे 60 लिख देंगे और यहाँ पे 2 है ही, 62 की टेबल पे कहाँ थे, 30 पे, इसलिए मीन हमारा क्या आ गया, 30। मीन क्या आ गया हमारा, 30। अब हमने ये वैल्यू कैसे, इसकी जगह पे 60 कैसे लिख दिया, जैसे हम पहले लिखते हैं, जैसे a की वैल्यू ये है 5 है, इसलिए जहाँ पे भी a लिखा होता है वहां पे हम a की जगह पे 5 ही लिख सकते हैं। अब ये पूरी भी तो, इस पूरे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस पूरे को मैं रिप्रेजेंट कर दूं कैपिटल X से, इस पूरे को, फिर ये क्या बन गया, ये ऐसे बनेगा x डिवाइड बाई 6 मीन। और इस x की वैल्यू क्या है, ये वाला, इस पूरे को भी मैं ये x ही लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 60। ये यही हुआ ना कि इस x की जगह पे, इस पूरे की जगह पे x है और x की वैल्यू हमें पता है 60, जैसे हमें ये a की वैल्यू पता होती है, b की वैल्यू पता होती है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, ये क्योंकि कई सारी वैल्यूज है इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा है दिखने में, नहीं तो ये सेम ही है। ओके, और इसका मीन क्या आ गया, 30। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। जैसे कि मैंने आपको अरिथमेटिक मीन बताया, अरिथमेटिक मीन मीन सेम ही है। अब हम बात करते हैं मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि जैसे वहां पे क्या था, हमें जस्ट नंबर्स दिए हुए थे 2 5 7 8, बट यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, जैसे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, और जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस क्या आ जाएगा, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जस्ट इनको ऐड कर रहे थे, जितने भी नंबर है उनको ऐड कर दिया। ओके, और डिवाइड कर दो जितने भी नंबर्स है, जैसे अगर 5 दिए है 5 डिवाइड में करवा दो, अगर 7 की बात करें हम 7 डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर क्या होगा कि वो रिपीट कितनी बार हो रहा है वो नंबर। अब जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सो फ्रीक्वेंसी को हम F1 F2 F3 F4 ऐसे बोलेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, x1 को पहले F1 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ऐड करवाना है, फिर x2, और फिर ऐसे ही यहाँ पे, और ऐसे ही फिर x4। ओके, ये जितने भी नंबर है ये ऐसे, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर ऐड करवाना है। वहां हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जस्ट ऐड कर रहे थे। ओके, डिवाइड में वही जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उनको ही ऐड करते हैं, जैसे F1 F2 F3 F4 जितने भी इन सबको ऐड करके डिवाइड उसको करवाना है हमें। ओके, जितने भी ये हैं उतने। ओके, x1 x2 x3 कितने भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें F1 F2 F3 इन सबको ऐड करवाना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट। यहाँ पे कितने स्टूडेंट की बात हो रही है, 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। ये मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, और ये कितने बच्चों के आए हैं, जैसे 40 एक ही बच्चे के आए हैं, 55 दो बच्चों के आए। ओके, अब ऐसे ये f, ये टोटल कितने हैं, इन सबको ऐड करें, ये टोटल कितने हैं हमारे पास 10। ओके, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10। ओके, मतलब F1 F2 F3 इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है 10। इसका मतलब जो डिवाइड वाला पार्ट है वो क्या रहेगा 10। ऊपर वाले में क्या डिफरेंस आएगा, अब 40 है, अब ये क्योंकि क्या है x1 और ये क्या है F1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 40 को। अब मीन निकालते वक्त क्या करेंगे, मीन निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, मीन इज इक्वल टू क्या होगा, 40 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 55 को 2 से, डिवाइड बाय 10, जो हमारा ये रहेगा वो। अब 41 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, 40 रहेगा, 55 को 2 से करेंगे 110। ओके, फिर उसके बाद 60 को 2 से करेंगे 120, प्लस 70 को 1 से करेंगे 70 रहेगा, प्लस 75, 75 को 1 से करेंगे 75, 85 को 2 से करेंगे हमारा आ जाएगा ये 170, और फिर 95 ऐसा का ऐसा। ओके, ये अब हमने क्या किया, x1 और f1 को मल्टीप्लाई, प्लस x2 f2 को मल्टीप्लाई, और इन सबको फिर ऐड करना है। ओके, और डिवाइड में 10 ही रहेगा। अब 40 और 110 कितना हो जाएगा 150,
फिर 150 और 120 हो जाएगा 270, 270 और ये हो गया 340, 340 और 170 हो जाएगा हमारे पास 510 प्लस 75 और 95 हमारा हो जाएगा 170। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो ये कितना हो जाएगा 510 और 170 कितना हो जाएगा 680। अब क्योंकि डिवाइड में 10 है, 10 की टेबल में ये कितने पे आ जाएगा 68 पे। इसका मतलब हमारा मीन क्या आ गया 68। यहाँ पर हमारा मीन क्या आ रहा है 68। सो हमने क्या किया, जो भी हमारा नंबर दिया हो उसको, जो भी मार्क्स आए हैं जो x1 x2 ये जो भी मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, उसको जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, मतलब जैसे 55 दो बच्चों का है, सो हमें 55 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ जस्ट ये डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है, जस्ट वहाँ भी हम ऐड कर रहे थे, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, जो नंबर वहाँ दिए हुए थे यहाँ भी ऐसे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको लिखना है डिवाइड में, और जस्ट ऐड करके डिवाइड करवा दो, हमारा मीन आ जाएगा इजीली। ओके, मीन निकालने के लिए हमें यही करना है, जितनी भी फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसको और जो ये मार्क्स दिए हुए हैं। ओके, कोई भी चीज़ हो सकती है, मार्क्स, रन्स, ओके, ये इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना है इन सबको, और फिर इन सबको ऐड करना है और डिवाइड करवाना है, जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, जो एफ दिए हुए हैं, F1 F2 F3 F4, इन सबको ऐड करके जो हमारा नंबर बनेगा, ओके, ये जैसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जो नंबर है वो, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी जितनी भी है वो, उन सबको ऐड कर दो। ओके, ये सब ऐड करने के बाद इनको डिवाइड में लिखना है, और इन सबको ऊपर ऐड करके डिवाइड कराना है जो हमारा नंबर होगा उससे, और हमारा मीन आ जाएगा। ओके, इसमें हमारा मीन क्या आ गया 68। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या है, जैसे कि मीन हमें एक वैल्यू बताता है जो कि पूरे डाटा की रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारे पास अगर 6-7 वैल्यू है, अलग अलग नंबर्स है, हमारे पास डाटा है, उसमें से एक ऐसी वैल्यू जो कि उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सेम ऐसी मीडियन के साथ होता है, बट मीडियन का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग है, मेथड अलग है, मीन का अलग है। अभी मैं आपको मीडियन का बताता हूँ कि मीडियन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मीडियन को। मीडियन में अगर जैसे कि हमें डाटा दिया हुआ है, ओके, उस डाटा को पहले हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मेरे पास है 2, 5, 3, 7, 8, ये हमारे पास कितनी वैल्यू होगी 5। ओके, इसको हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। अब क्योंकि ये टोटल जो नंबर ऑफ हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है ये है 5, 5 मतलब कि ओड। ओके, हम ओड करते हैं तो तब उसमें क्या होता है कि ओड अगर नंबर्स है तब हम क्या करेंगे, इनमें जैसे कि 5 है नंबर, ओके, 5 में +1 कर देंगे, ओके, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। सो 5 + 1 6 और डिवाइड बाई 2 क्या आ गई वैल्यू 3। इसका मतलब जो थर्ड प्लेस पे वैल्यू मतलब थर्ड वैल्यू है, यहाँ से हम स्टार्ट करें 1 2 3, ये वैल्यू इस ये क्या है इस पूरे डाटा का मीडियन, जो मीडियन है वो है। ऐसे ही अगर हमारे पास इवन में दे दे, ओके, अगर इवन डिजिट हो हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास वो 1 3 4 5 6 8, ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखो कितने नंबर सही है हमारे पास 6। ओके, इवन इसमें क्या करेंगे हम 6 जितनी डिजिट है 6, 6 डिवाइड बाई 2 और 6 डिवाइड बाई 2 +1। ओके, +1 करना है, +1 ये अलग है, 6/2 +1, 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 3, और 3 + 1 कितना होगा 4। सो यहाँ से थर्ड और फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये और फोर्थ ये है। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों का हम मीन लेंगे। मीन कैसे लेते हैं, जितनी वैल्यू होती है डिवाइड में उतना ही नंबर होता है। अब यहाँ पे दो वैल्यू इसलिए डिवाइड में 2 ही रहेगा
और एक वैल्यू हमारे पास 4 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 5 है। सो 4 + 5 कितना हो गया 9। 9 को 2 से डिवाइड करो 4.5। ये क्या आ गया हमारा मीडियन आ गया। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वो ओड है या फिर इवन। ओके, अगर इवन है तब हमें अलग पैटर्न फॉलो करना है, ओड है तब हमें अलग पैटर्न फॉलो करना है। और जब हम एग्जांपल करेंगे इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया और अब हम उसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई है और इनका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। सबसे कम है यहाँ पे 10, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 20। सो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है। इसलिए हमारे पास ये कितने हो गए, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है 7। 7 मतलब ओड। ओके, सो हमें ओड वाला पैटर्न फॉलो करना है। ओड वाले में क्या होता है कि n+1/2। अब n क्या है यहाँ पे 7, 7 + 1 डिवाइड बाई 2। 7 + 1 कितना होता है 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4। सो इसका मतलब इसमें हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन 4th नंबर पे आ रही है वो हमारा क्या है मीडियन है। ओके, सो सबसे पहले ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमारा क्या हो गया मीडियन आ गया। हमारा मीडियन आ गया 17। ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ओड ऑब्जर्वेशन थे। ओड मतलब कि जैसे 7 5 ऐसे। ओके, सो इसलिए हमने ओड वाला पैटर्न फॉलो किया। ओड वाले में क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी होती है उसमें वो हमारे पास कितनी है एन, एन यहाँ पे कितनी है 7। ओके, उसमें +1 करना है, +1 कर दिया। ओके, ये बन गया 8 और फिर डिवाइड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा नंबर आ गया कि कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या है मीडियन है। यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था। सो ये यहाँ पे आ गया 10, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। सो हमारा फोर्थ पे क्या आ रहा है 17। इसका मतलब हमारा मीडियन क्या आ गया 17। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। हमें ये डाटा दिया हुआ है और इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। 22 34 16 20 27 33 15 25। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, इसको हम अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले 15, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 22, फिर 25, फिर 27, और फिर 33, और फिर 34। यहाँ पे जो डाटा है हमारा मिस ना हो जाए इसलिए साथ के साथ मार्क करते रहो। हमें जो डाटा दिया हुआ है वो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इवन। ओके, सो इसलिए हमें इवन वाला पैटर्न फॉलो करना है। इवन वाले पैटर्न में क्या है, सबसे पहले कितनी डिजिट दी हुई है हमें 8। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे n/2 और n/2 + 1 इन नंबर्स को निकालेंगे। ओके, सो 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 4, और 8 डिवाइड बाई 2 + 1। सो ये कितना है हमारे पास 4, 4 + 1 5। इसका मतलब फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा डाटा है, मतलब कि जो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। सो इन दोनों का हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। ओके, सो 22 + 25। अब क्योंकि ये जस्ट दो ही नंबर है इसलिए डिवाइड में 2 आएगा। 22 और 25 कितना होता है 47, और डिवाइड बाई 2। सो ये कितना आ गया हमारे पास 23.5। अब ये कैसे आया, जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, सो 2 की टेबल में ये आ जाएगा हमारे पास 2 पे 4, और फिर उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे 7, और फिर ये 3 6, फिर यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पॉइंट
मतलब डेसिमल, और फिर ये 0 या 5 10। ओके, सो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। मीडियन क्या आ गया, 23.5। यहाँ पर हमने इवन वाला पैटर्न फॉलो किया, ये ध्यान रखो। पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने ओड वाला पैटर्न फॉलो किया था, इसमें हमने इवन वाला पैटर्न फॉलो किया है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं मीडियन पर ही। द मीडियन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 8। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 9। हमें नहीं पता वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, बट हमें ये पता है कि वो 9 है। 9 है इसका मतलब ओड। ओके, सो हम पैटर्न जो भी फॉलो करेंगे, ओड वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, इवन वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। ऑब्जर्वेशन इज 8, और हमें मीडियन भी दे दिया, हमें बता दिया कि मीडियन क्या है, 8 है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा विच आर लेस देन 8। ये बोल रहा है कि डाटा के अंदर पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस मतलब कितनी पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 8 से कम, मतलब कि जो 8 वाली है उससे कम कितनी हो सकती है ऑब्जर्वेशंस। अब देखो, क्योंकि ये ओड है हमारे पास, ओड वाले का क्या पैटर्न है, जैसे अगर हमारे पास 9 है, 9 में +1 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, इसका मतलब क्या आता है 5, मतलब हम 5th प्लेस की बात कर रहे हैं। और अगर हमारे पास मतलब कि मैं ये 9 ऑब्जर्वेशंस मान लेता हूँ, जैसे क्या है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 और x9। ये x1, x2, x3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या वैल्यू है। सो हमें जहां भी हमें पता नहीं होता क्या वैल्यू है, वहां पे हम लेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्या बोला, मीडियन 8 है, और मीडियन हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, 5th प्लेस पे जो है। ओके, सो इसका मतलब जो मीडियन है जो 5th प्लेस पे है, ये मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मान लिया कि ये सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। सो ये मीडियन कौन सा माना जाएगा, ये 5th प्लेस वाला, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 5 होती है, जैसे देखो 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 है। अब टोटल 5 है, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, सो 6 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 3। जो थर्ड प्लेस पे वो हमारा मीडियन होगा, जो कि क्या है 5। ऐसे इन्होंने हमें मीडियन बता दिया कितना है 8, और वो कौन से पे होगा 5 पे, वो कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बताई हमें। जैसे हमें यहाँ पता है कि 5 है इसलिए हमने ये प्लेस निकाले, ऐसे हमें यहाँ पता है 9 है इसलिए प्लेस कौन सा हो गया 5th। ओके, सो इसका मतलब 8 कहाँ पे, यहाँ। अब 8 से कम कितनी है, 4 ऑब्जर्वेशन। 8 से ज्यादा कितनी है, 4 ऑब्जर्वेशन। और इन्होंने पूछा भी क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्जर्वेशन इन द डाटा विच आर लेस देन इट। अब क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू x1 x2 से कम है, x2 x3 से कम है, x1 x4 से भी कम है। असेंडिंग ऑर्डर का यही मतलब होता है, यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे ये वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है। जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7 इंक्रीज हो रही है वैल्यू, 3 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है। ओके, सो ये वाली जितनी भी होगी, ये सब कितनी होगी, जो 8 से कम वैल्यू होगी, और ये वो ऑब्जर्वेशन है जिनकी वैल्यू 8 से ज़्यादा है, मतलब 8 से ज़्यादा होगी। 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, जैसे x6 है वो उसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, बट 8 से कम नहीं हो सकती। ऐसे x3 है उसकी 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, बट 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, सो ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 ऑब्जर्वेशंस। 4 ऑब्जर्वेशंस ऐसी है जिनकी वैल्यू, मतलब जो हमारे पास वैल्यू है, ये जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 ये लिखा हुआ है, ये कम होंगे, ऐसे 4 ऑब्जर्वेशंस होंगे। ओके, और ज्यादा की अगर पूछ ले कि ज्यादा, जैसे यहाँ पे लेस देन की बजाय क्या पूछ ले, ग्रेटर देन, तब भी हमारे पास क्या ही आंसर रहेगा 4, क्योंकि 8 से इस तरफ भी 4 है और 8 से इस तरफ भी 4 है, क्योंकि ये ओड है। ओके, अब ओड है, इसमें जो ये बीच वाली वैल्यू होती है यही मीडियन होती है। ओके, सो इसलिए इससे इस तरफ वाली स्मॉल है, इससे इस तरफ वाली ज़्यादा है, ग्रेटर है। और हमारा जो मीडियन वाला दिया हुआ था, हमें ऑब्जर्वेशन दी थी, उससे हमने क्या पता करा कि इससे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी ऑब्जर्वेशन कम वाली होगी 4। ओके, अब हम बात करते हैं मोड।
मैंने आपको पहले मीन के बारे में बताया, मीडियन के बारे में बताया, और अब मैं बता रहा हूँ मोड के बारे में। ओके, मोड क्या होता है? जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 5 2 3 4 2 5 1। ओके, सो यहाँ पर वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, ओके, जैसे देखो 2 है, 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 2 कितनी बार आया? 3 बार, 3 टाइम्स आ रहा है। 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 1 और 2। ओके, सो 5 2 टाइम्स आ रहा है। 3 एक ही बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 1 एक ही बार आ रहा है। ओके, अब यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 3, और 5 2। ओके, सो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2। इसका मतलब इसका मोड क्या हुआ? 2। 2 वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार आए। ओके, जैसे कई सारी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, डाटा दिया हुआ है हमारे पास बहुत सारा, उनमें से जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए उसको हम बोलते हैं मोड। बट ऐसा भी हो सकता था अगर यहाँ पे 5 एक बार और होता, सो 5 भी कितनी बार हो गया अब? 3 टाइम्स। सो ये दोनों ही मोड हो जाएंगे, 2 भी और 5 भी। इसका मतलब ये है कि मोड एक ही वैल्यू नहीं होती, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है मोड की। और ऐसा भी हो सकता है कि डाटा में मोड हो ही ना। अब वो कैसे? अगर हमारे पास हो, जैसे मैं डाटा ले लूँ 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 1 भी एक ही बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, 5 भी, मतलब एक से ज्यादा कोई आ ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पर मोड है ही नहीं। ओके, और ऐसा भी हो सकता है एक मोड हो, और ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा मोड हो, ऐसा भी हो सकता है मोड हो ही ना। ओके, सो यहाँ पर मोड आप समझ गए होंगे कि ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 भी है, ये दोनों ही 3 3 बार रिपीट हुए, बट पहले यहाँ 5 नहीं था, तब क्या था? 2 3 टाइम्स था और 5 2 टाइम्स था। उस टाइम पे मोड क्या था? 2। ओके, मैंने आपको मोड के बारे में बताया। अब हम मोड पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई है और हमें इनका मोड फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है हमारे पास? 11 5 6 7 9 6 5 7 8 7 4 4 7 9 11। मोड का मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यू हो जाएगी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है। 11 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ओके, 11 रिपीट उससे ज्यादा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद 5 एक बार यहाँ यहाँ रिपीट हो रहा है। ओके, 2 बार ही हो रहा है। अब उसके बाद हमारे पास आता है 6 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पर, और कहीं भी नहीं है। अब इसके बाद आता है हमारे पास 7 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 9 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास है 8, 8 यहाँ है, 8 सिर्फ एक ही जगह है। फिर उसके बाद 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, 2 जगह 4 है। अब इसमें देखो 11 एक बार 2 बार, ओके, 5 एक बार 2 बार, ओके, सो 11 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, फिर 7 1 2 3 4, 7 कितनी बार? 4 टाइम्स, 9 2 टाइम, ओके, और उसके बाद 6 भी 2 टाइम, और उसके बाद 4 भी 2 टाइम्स। सो यहाँ पर ये सब 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, बट 7 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। सो इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया? 7। ओके, 7 मोड हो गया। वो कितनी बार आ रहा है हमें वो नहीं लिखना, वो जस्ट हमें देखना है कि जो ज्यादा बार आएगा वही मोड है। बट कौन आ रहा है ज्यादा बार, वो हमारा मोड बनेगा। अब जैसे यहाँ पे कौन आ रहा है? 4 टाइम्स 7 आ रहा है। ओके, सो 4 टाइम्स 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 हमारा मोड है। ओके, सो हमारा मोड क्या हो गया? 7। मैंने आपको मोड के बारे में पहले बता दिया था, और अभी हम इसका एग्जाम्पल करते हैं।
द मोड ऑफ यूनिमोडल डाटा, यूनिमोडल का मतलब कि इस पूरे डाटा का एक ही मोड एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ही मोड है, एक से ज़्यादा मोड नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के टाइम बताया था, जब मैं मोड के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे 2 और 5 दो मोड हो गए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ जस्ट एक ही मोड है। और ये हमारा डाटा है 6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11 x। ओके, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता ये क्या है, इज 9। और हमें यहाँ पे क्या दे दिया, मोड भी बता दिया क्या है, मोड क्या है हमारा 9, मोड हमारा क्या है 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो ये x है यहाँ पर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं, 6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11 x। ओके, अब हम देखते कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। 6 एक ही बार है, ओके, फिर उसके बाद 7 एक बार यहाँ है, 7 यहाँ पर है, फिर उसके बाद 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है 3 बार, ओके, फिर उसके बाद 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पर है, और 11 हमारा यहाँ पर है, ये हमारा 11 है। अब यहाँ पर बट हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता, हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। पहले 6 रिपीट ही नहीं हो रहा, 11 रिपीट ही नहीं हो रहा, सो ये मोड हो ही नहीं सकते। अब इसके बाद बात आती है 7, 7 कितनी बार है 2 बार, 8 कितनी बार है 3 बार, 9 कितनी बार है 3 बार, और 10 कितनी बार है 2 बार। ओके, सो यहाँ पर 7 भी नहीं हो सकता और 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू 7 हुई तब ये 3 नहीं हुआ। ओके, और ये इन्होंने बोला कि यूनिमोडल, यूनिमोडल मतलब इसका एक ही मोड है। ओके, सो वो वैल्यू या 7 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, या 9 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 भी है या 9 भी है, दो वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब 7 और 10 नहीं हो सकता। अब बात आती है 8 और 9 की। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मोड क्या हमारा 9 है, ये इन्होंने गिवन है, ये इन्होंने हमें बता रखा है 9 है। ओके, सो अगर मोड 9 है, इसका मतलब जो 9 है वो सबसे ज्यादा बार आ रही है वैल्यू, और 8 3 बार आ रही है, इसका मतलब 9 कितनी बार आएगी, एक ज्यादा ही आएगी। मतलब 9 है, अब यहाँ पे 9 और 8 3 3 है, बट क्योंकि मोड हमें 9 गिवन है, यहाँ पर मोड हमें 9 गिवन है, इसका मतलब 9 8 से ज्यादा आ रहा है। ओके, और एक x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मोड एक ही है और वो मोड 9 है, और यहाँ पे 8 और 9 तीन तीन बार है, इसका मतलब क्योंकि मोड 9 है, मतलब 9 वैल्यू ज्यादा है 8 वाली वैल्यू से, 8 3 बार है, इसका मतलब जो ये x है इसकी वैल्यू क्या है 9। अब गिनो, अब 9 कितने हो गए, 1 2 3 4, इसका मतलब 9 4 बार आ रहे हैं, इसका मतलब 9 ही मोड होना चाहिए, और इन्होंने हमें बोला भी है ये 9 मोड है, और हमें निकालना कहता है x की वैल्यू, जो कि क्या आ गई 9। यहाँ पर हमें मोड नहीं निकालना, मोड हमें गिवन है, बट हमें पैटर्न वही फॉलो करना है मोड वाला, क्योंकि जब हम पैटर्न फॉलो करेंगे तभी हमें समझ आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं 7 2 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 7 और 10 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 7 होगी तब 7 भी 3 बार हो जाएगा, 8 भी 3 बार, और 9 भी, इसका मतलब यूनिमोडल नहीं हो सकता। यूनिमोडल मतलब इस पूरे डाटा का एक ही मोड हो, बट वो तो है नहीं पॉसिबल, फिर तो तीन तीन मोड हो गए, 7 भी मोड हो गया, 8 भी मोड हो गया, 9 भी मोड हो गया, वो नहीं हो सकता। सो 7 और 10 की वैल्यूज तो होगी नहीं। अब बात आती है 8 और 9 की, अब क्योंकि हमें मोड दिया है 9, इसका मतलब 8 से 9 ज्यादा है, तभी मोड बना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 9, और 9 कितनी बार आ गई अब
4 बार 8 कितनी बार है, 3 बार, इसका मतलब 9 हमारा मोड है, और मोड भी इसीलिए हमारा 9 बना क्योंकि 8 3 बार था, 7 और 10 2 बार था, बट 9 कितनी बार था, 4 टाइम्स। ओके, सो इस वजह से 4 बार 9 था, इस वजह से ये हमारा मोड बना। और 4 बार वो क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, और वो हमें मोड से ही पता चली, और जो ये हमने पैटर्न फॉलो किया मोड फाइंड आउट करने का, उससे हमें पता चला। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 9। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया, ओके, अब हेड आएगा या टेल आएगा हमें नहीं पता, बट हम बोल सकते हैं कि हेड आने के चांस इतने हैं और टेल आने के चांस इतने हैं। उसी को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, कि वो चीज हो भी सकती है और वो चीज नहीं भी हो सकती, क्या चांस है। ओके, जैसे हमने एक डाइस फेंका, ओके, उसमें 6 नंबर्स होते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि 2, मतलब 2 आएगा या नहीं आएगा डाइस पर, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ओके, वो आने के चांस कितने ज़्यादा है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, जो हमने कॉइन टॉस किए, डाइस थ्रो किया, ये क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो इनका रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम। जैसे कि 3 4 5 कुछ भी आता है डाइस में, सो उसको हम बोलते हैं आउटकम। ओके, अब जैसे टॉस कर रहे हैं या फिर जो डाइस थ्रो कर रहे हैं, वो उसके हर नंबर के आने के इक्वल चांस है। जैसे कि हेड और टेल आने के इक्वल चांस होते हैं। ओके, डाइस में 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है, इसका मतलब उनके इक्वल चांस है। ओके, सो उनको इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाता है। और जितने भी आउटकम्स होते हैं, जितने भी हमारे जैसे 1 आएगा 2 आएगा, ये सब इनको क्या बोला जाता है, इवेंट बोला जाता है। ओके, और जो ये आउटकम्स मतलब इक्वल होते हैं, इक्वल होने का मतलब हेड आने के चांस भी हमारे पास उतने ही है जितना हमारे टेल आने के चांस है। ओके, सो वहां पर उनको क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, कि जो आउटकम एक है वैसे चांस है दूसरे के भी आने के, मतलब कि जितने चांस टेल के आने के हैं उतने ही चांस हेड के भी आने के हैं। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में हम यही निकालते हैं कि कोई भी हमारे पास, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें कोई भी हमारा आउटकम है उसका आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। कोइन में दो होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल। अब हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जितने भी टोटल आउटकम्स है वो, और जो भी फेवरेबल आउटकम है वो, जो फेवरेबल आउटकम है वो ऊपर लिखे जाते हैं और टोटल आउटकम जितने भी होंगे वो नीचे है। अब क्योंकि हमें चाहिए हेड, कि हम बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है। ओके, सो अब हमारा टोटल आउटकम कितने हैं, एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड आना मतलब एक हमारा आउटकम है, और टेल आना वो भी एक आउटकम है। ओके, सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी में ऊपर 1 लिखा जाएगा क्योंकि हम जस्ट हेड की बात कर रहे हैं। ओके, और टोटल आउटकम कितने हैं, हेड आ सकते हैं या फिर टेल, सो टोटल कितने हो गए, 2। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/2। ऐसे ही टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि हेड आने की चांस कितने हैं, 1/2, और टेल आने के चांस भी कितने हैं, 1/2। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि हेड आने की चांस कितने हैं, 1/2, और टेल आने के चांस भी कितने हैं, 1/2। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के आने के चांस ज्यादा है, किसी चीज के आने के चांस कम है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में यही होता है कि हमें देखना होता है कि कोई भी चीज, कोई भी जो हमारा आउटकम इवेंट है वो मतलब वो होगा या नहीं होगा, होगा तो उसके होने के कितने चांस है। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके होने की और क्या प्रोबेबिलिटी है उसके नहीं होने की। ओके, ये सब हम प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। देयर आर 10 बॉल्स इन अ बॉक्स, हमारे पास कितनी बॉल है, 10, विच आर मार्क्ड विद द डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जो कि 1 से 10 तक मार्क की गई है, मतलब उनके ऊपर नेमिंग कर दी कि ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, बॉल 3 है, ये बॉल 4 है। ओके, ऐसे 10 बॉल है। इफ अ बॉल इज ड्रॉन, हमने एक बॉल
ली, उठाई वहां से, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्ड बॉल, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल उस पे प्राइम नंबर हो। ओके मतलब वो जो बॉल है उसका नंबर प्राइम नंबर हो। ओके जैसे हमारे पास कितनी बॉल है 10, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बॉल है हमारे पास। ओके ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, और इन पे ये हमने ऐसे ऐसे नंबरिंग कर रखी है। ओके ये सब हमारे पास बॉल है और इन पे ये नंबरिंग है। अब ये बोल रहे कि ऐसी ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल हम निकालेंगे वो प्राइम नंबर वाली बॉल होनी चाहिए। प्राइम नंबर 1 से लेके 10 कौन कौन से है? 2 3 5 7, 4। ओके और वैसे टोटल नंबर्स कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सो अब वैसे बोल कोई भी आ सकती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो टोटल नंबर मतलब अब हम अगर कोई भी बॉल लेंगे, सो इन कितनी बॉल है टोटल? 10। अब 10 में से कोई भी बॉल हो सकती है हमारे पास। ओके और उन पे कोई भी नंबर आ सकता है हमारे पास 10 की, 10 बॉलों पे 10 नंबर लिखा हुआ है। ओके और उन बॉलों में से हमें एक बॉल निकालनी है। अब वो कोई भी हो सकती है, वो क्या पता 3 वाली बॉल आ जाए हमारे पास, 7 वाली आ जाए, 10 वाली आ जाए, 1 वाली आ जाए। ओके सो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? 10, कि इनमें से कोई भी बॉल आ सकते हैं और टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 10, इसलिए हमने 10 लिख दिया। बट इनमें से प्राइम नंबर वाली बॉल कितनी है? 1 2 3 4। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि हमें कौन सी चाहिए? प्राइम नंबर वाली, और प्राइम नंबर वाली सिर्फ 4 बॉल है, इसका मतलब हमारी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 की टेबल में 4 2 पे, 2 की टेबल में 10 5 पे, सो ये क्या आ गया? 2 डिवाइड बाई 5। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास 10 बॉल थी और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी ये थी कि जो बॉल है उस पे जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो बॉल हम निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब बॉल कोई भी आ सकती है बट हमें उस वाली प्रोबेबिलिटी की बात करनी है जिसमें बॉल वो वाली है जिस पे प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर सिर्फ 4 है, 1 से लेके 10 तक। ओके अब प्राइम नंबर 4 है, मतलब 2 3 5 7। अगर इन्हीं में से कोई बॉल आई वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है। बट अगर आ गई 1 वाली बॉल, यहाँ पे 6 वाली, 9 वाली, 10 वाली, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हमें उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्ड वाली, मतलब प्राइम वाली जिसपे प्राइम नंबर लिखा हुआ है। ओके सो टोटल आउटकम हमारे पास है 10 और फेवरेबल कितने हैं? 4। सो टोटल हमेशा नीचे लिखे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में, और जो फेवरेबल होते हैं जो हमें चाहिए वो वाले ऊपर। सो यहाँ पे 4 है। ओके 4 डिवाइड बाई 10, और जब हम इनको डिवाइड कर देंगे सो ये क्या आ गया? 2 डिवाइड बाई 5। ये हमारी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देयर आर 11 बॉल्स इन अ बॉक्स विच आर मार्क्ड विद द डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। हमारे पास कितनी बॉल है? 11। ओके जैसे पिछले एग्जांपल में हमारे पास 10 बॉल थी, ऐसे यहाँ पे 11 बॉल है, और उन पे नंबरिंग क्या की? 1 to 11 की गई है। ओके सो जैसे एक बॉल ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे हमारे पास कितनी बॉल है? 11 बॉल है। ओके जैसे मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास टोटल कितनी बॉल होगी? 11। अब इसमें से इन्होंने क्या बोला? इफ अ बॉल इज ड्रॉन, हम अगर एक बॉल निकाले, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल बीइंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि उस बॉल के ऊपर नंबर जो होगा वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए किसका? 3 का। अब 3 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं जो 3 की टेबल में आते हैं? जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। बट यहाँ 12 की बात ही नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉल कितनी है? 11 ही है, मतलब उनके ऊपर नंबर 11 तक है, सो अब 12 की बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब 1 से लेके 11 के बीच में कितने मल्टीपल है 3 के? 3। ओके क्या क्या है? 3 6 और 9। इसका मतलब ये वाली बॉल, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल। अगर ये बॉल आ जाती है तब तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, और अगर नहीं आती
सो वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम नहीं है। ओके, सो फेवरेबल आउटकम कौन होगा, जहां पे वो बोल जिस पे 3 का मल्टीपल लिखा हुआ है। ओके, या 3 लिखा हुआ है खुद, या 6, या फिर 9। ओके, सो ये 3 टोटल हमारे पास आउटकम क्या क्या होंगे, 11 बोल है, इसलिए 11 में से कोई भी बोल आ सकती है, इसलिए डिवाइड बाय 11 होएगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो आउटकम है वो कितने हैं, 11 है वो टोटल, क्योंकि बोल कोई भी आ सकती है, बट हमें कौन सी चाहिए जिसपे 3 के मल्टीपल का नंबर लिखा हुआ हो। ओके, सो यहाँ पे कितनी बोल होगी, वो 1 2 3, इसका मतलब हमारे लिए फेवरेबल कितनी है, सिर्फ 3। ओके, सो हमारी प्रोबेबिलिटी अभी डिवाइड हो नहीं सकता फर्दर, सो इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा कैसे छोड़ देंगे, और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/11। अब ये कैसे आई, क्योंकि हमारे पास बोल कितनी है, 11। ओके, और हमारे लिए फेवरेबल आउटकम वो होगा, वो बॉल निकाले हम बाहर और उस बॉल पे 3 का मल्टीपल लिखा हो। 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3 6 और 9। 11 तक ये 3 ही है, 1 से लेकर 11 तक 3 ही मल्टीपल है। ओके, सो बॉल भी कितनी है हमारे पास, 3 ही है। हमारी फेवरेबल आउटकम तब होगी जब इन 3 में से कोई भी एक बॉल निकले। ओके, और वैसे कोई भी बॉल निकल सकती है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी यही बताते हैं कि हमने कुछ हमारे लिए कुछ आउटकम ऐसे जो फेवरेबल है, जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, वैसे आउटकम बहुत सारे हैं, बट उनमें से जो हमें चाहिए वो वाला आउटकम, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ओके, सो यहाँ पे हमारे लिए 3 आउटकम ऐसे है, इसलिए हमने 3 ऊपर लिख दिया, और डिवाइड बाय जो टोटल है वो कितना है, 11। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/11। ओके।